स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो हाथरस मामले की बात करें तो एसआईटी जांच कर रही है इस मामले में। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते टॉप 10 ब्रेकिंग। हाथरस कांड पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो जारी कर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। बुलंदशहर में नाबालिग को बंधक बनाकर रेप का मामला सामने आया। आरोपी ने उसे घर में बेहोश कर उठाकर हैवानियत की। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, मेवाती गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। संभल में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या की, रस्सी से बांधकर पिटाई की, वीडियो खुद ही वायरल कर दिया, आरोपी गिरफ्तार। बागपत में राज्य स्तरीय पहलवान की गोली मारकर हत्या, फायरिंग में मृतक का दोस्त घायल, पुरानी रंजिश में हत्या का शक, आरोपी फरार। आगरा के हरिपर्वत इलाके में अपार्टमेंट में खाली स्विमिंग पूल में एक युवक अमित का शव मिलने से हड़कंप। मृतक फ्लैट में किसी से मिलने आया था। अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू। हल्द्वानी में बिजली विभाग की लापरवाही से मौत पर मुख्यमंत्री का एक्शन, एसडीओ और एई समेत 5 कर्मचारी निलंबित। मुख्यमंत्री की चेतावनी, भविष्य में ना हो ऐसी घटना। गोरखपुर में नकली शराब के कारोबार का बड़ा खुलासा, लाखों रुपए का सामान बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। अनलॉक 5 की शुरुआत, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, 15 अक्टूबर से 50% सीटों के साथ खुल सकेंगे सिनेमाघर। मिठाई की दुकानों के नियमों में भी बदलाव, मिठाई पर एक्सपायरी डेट लिखना होगा अनिवार्य, शिकायत मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। और बड़ी खबर की बात करते हैं। हाथरस के बाद बलरामपुर में गैंगरेप पीड़िता छात्रा की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपी शाहिद और साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात उस वक्त हुई जब छात्रा कॉलेज में एडमिशन फीस जमा कर घर लौट रही थी। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि छात्रा को अगवा कर उसके साथ रेप किया गया और शाम को एक रिक्शा चालक छात्रा को उसके घर पर अचेत हालत में यानी कि बेहोशी की हालत में छोड़ गया और जब तक परिजन उसको अस्पताल लेकर गए उसने दम तोड़ दिया। छानबीन में पता चला है कि वारदात के बाद जब युवती की हालत बिगड़ी तो आरोपियों ने डॉक्टर को भी बुलाया था, लेकिन डॉक्टर ने जब कमरे में अकेले युवती को देखा तो उसने कुछ और लोगों को बुलाने के लिए कहा, लेकिन युवकों ने ऐसा नहीं किया। तो फिलहाल इस पूरे मामले में लोगों में काफी गुस्सा है। पीड़िता का इन सब के हंगामे के बीच, नाराजगी के बीच कल अंतिम संस्कार किया गया। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, बेहद शर्मनाक। हाथरस की घटना, बलरामपुर की घटना और इसके अलावा भी रेप की घटनाएं लगातार आ रही हैं, तो यहाँ भी बहुत ही निर्मम तरीके से पीड़िता के साथ सुलूक हुआ है। और जो डॉक्टर थे उसने भी बताया, जिस डॉक्टर को बुलाया गया था, और जो पीड़िता के परिजन है वो भी बता रहे हैं कि शरीर में इतनी जगह उसके बच्ची के फ्रैक्चर थे कि वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। यानी कि रेप तो हुआ ही है और साथ में बुरी तरीके से मारा पीटा भी गया है। और हाथरस में भी हमने देखा था, वहां भी इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था पीड़िता को कि उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान हुआ था। जगह जगह उसके काफी चोट के निशान थे। तो बलरामपुर में छात्रा की मौत के बाद सुरक्षा बल के बीच उसका अंतिम संस्कार किया गया। और ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब पीड़िता को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया और दूसरी तस्वीर उन आरोपी की है जो सलाखों के पीछे हैं। तो 2 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने बेहोश कर पीड़िता को घर से उठाया और फिर उसके साथ रेप किया है और हालत बिगड़ी तो डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने भी जब इस हालत में पीड़िता को देखा तो उसने पीड़िता के परिजनों को या फिर कुछ और लोगों को बुलाने की मांग की। इसके बाद परिजनों का कहना है कि एक रिक्शा वाला उनकी बेटी को अचेत हालत में घर छोड़कर गया और इसके बाद लड़की ने दम तोड़ दिया। वहाँ से कराए के लौटी, एडमिशन पूरा रसीद वसीद सब रखा है, तो पता नहीं कहाँ किडनैप की तब्बे तो ले गए। ओकरे हाथ पैर सब तोड़ दीन, ओके पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारी बच्ची। हमारे बच्चे के साथ इतना इतना बड़ा अत्याचार खुल गई नहीं। मैं इसकी कोई दवा नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक मोहल्ले की कोई औरत या कोई बूढ़ा या कोई नहीं होगा, कोई दवा नहीं करूँगा। जब मैं बाहर आया तो मोहल्ले के 2-3 लोगों को मैंने बुलाया और उसके बाद में उनसे ये कहा कि भाई सिक्योरिटी साहब का फ़ोन नंबर दीजिए हमको। तो फ़ोन नंबर 3-4 लोगों से मांगा तो फ़ोन नंबर नहीं मिला। मैंने कहा कि किसी को मोटरसाइकिल से उनको बुलवाओ। तब वो कहा, डॉक्टर साहब आप चलिए अपनी दुकान पे, मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल से उनको बुला के लाता हूँ
और लड़की को लेकर के आपके क्लिनिक पे आता हूँ, मैं चला आया। अब उसके बाद उस लड़की को कहाँ लेकर के गए ये नहीं मालूम। इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसकी विवेचना गुणवत्तापूर्वक होगी और जो भी इसके अंदर हम लोग साक्ष्य पाएंगे उसके आधार पर अच्छे से प्रोसिक्यूशन चला करके इसमें अभियुक्तों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश। सर्वेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। तो सर्वेश, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि पीड़िता की मां बता रहे हैं कि बुरी तरीके से मारा पीटा गया, डॉक्टर बता रहे हैं कि जहां उनको लेकर गए थे, तो ये कितनी दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है इस मामले में? सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो घटना को अंजाम दिया गया है वो गैसरी बाजार का ही, कस्बे का ही एक इलाका है। उसी कस्बे के अंदर जहां उसकी जो आरोपी है उसकी एक दुकान थी, उस दुकान के पीछे एक कमरा था, उस कमरे में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और पूरा भीड़ भाड़ का इलाका है, घनी आबादी का इलाका है और इस घनी की आबादी के इलाके में इस तरह की घटना अंजाम दी जाती है तो यह अपने आप में काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आसपास के लोगों ने उस लड़की को रिक्शे वाले के थ्रू उठा के ले जाते हुए देखा गया और इसमें जो अभी सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आनी है कि रिक्शा वाला जो उस लड़की को लेकर के उसके घर तक पहुंचाया था वो अभी फरार है। रिक्शा उसी दुकान के सामने खड़ा हुआ है। तो अभी पुलिस उस रिक्शे वाले से पूछताछ कर रही है क्योंकि पूरी घटना का लगभग अगर सूत्रधार कहे तो वो रिक्शा वाला है। अभी उस रिक्शे वाले से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। जो 2 आरोपी नामजद हैं उनको पकड़ लिया गया है, वो उनसे भी पूछताछ चल रही है कि इसमें और कितने लोग भी शामिल हो सकते हैं, ये अभी पूछताछ के बाद निकल के सामने आएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका सर्वेश। तो बड़ी ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना जहां एक और छात्रा की जान चली गई है। उधर गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और ये मेवाती गैंग के हैं। 3 में से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। सभी बदमाश एटीएम काटने की वारदात में शामिल थे। संत ज्वेलर्स में लूट की कोशिश में भी ये शामिल थे। तो बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि मेवाती गैंग का दिल्ली एनसीआर में लगातार इनका कहर है और कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। हमारे ये एक जो गैंग पकड़ा गया है इसमें जो सरगना है कमरुद्दीन, इसको यहाँ पुलिस ने चेस किया, इसकी इन्फॉर्मेशन थी। चेस करने के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके 2 साथी और हैं। ये लोग पुलिस पर जो है इन लोगों ने फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधी जो हैं कमरुद्दीन और इसका साथी, ये लोग घायल भी हुए, इनको अस्पताल भेजा गया है। आगरा में हरिपर्वत इलाके में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में खाली स्विमिंग पूल में युवक का शव मिला है। अमित इसका नाम बताया जा रहा है। तो ये फ्लैट में किसी से मिलने आया था। आशंका है कि उसने अपार्टमेंट से कूद कर जान दी है। तो फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज है अपार्टमेंट के उनको खंगाला जा रहा है ताकि मौत की सही वजह सामने आ सके। मुझे बताया गया था कि यहाँ पे बॉडी पड़ी है, कोई गिर गया है। तो मैं आया भागा, फिर हमने 2 लोग और आ गए थे, चलो उठा के देखते हैं एम्बुलेंस में रख के। खत्म हो गए? अब तो सबको पता पड़ी खत्म ही हो गए। कहाँ में पड़े हुए हैं? कहाँ में पड़े हुए? स्विमिंग पूल में। अच्छा, पुलिस को सूचना कितने दी थी? 105 वाले भैया ने दी। और अब बात हाथरस कांड की करेंगे तो एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी की टीम देर रात हाथरस पहुंची और एसपी विक्रांत वीर से पूछताछ हुई है। एसआईटी ने सादाबाद के सीओ और केस के आईओ से भी सवाल जवाब किए हैं। एसआईटी के सदस्य पीड़ित परिवार से मिले हैं, उनकी घटना की जानकारी उनसे ली गई है और 7 दिन का वक्त एसआईटी को दिया गया है। इन्हें 7 दिन के अंदर अंदर जांच अपनी पूरी करनी होगी और फिर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा है और पूरी घटना की रिपोर्ट तलब की है। वहीं यूपी महिला आयोग ने भी पीड़ित परिवार को लेकर यहां बातचीत की है और पीड़ित परिवार को शव न देने और आधी रात में अंतिम संस्कार करने पर जवाब तलब किया गया है। और इन सब के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका देश की सर्वोच्च अदालत में दाखिल की गई है। तो इससे पहले मुख्यमंत्री ने पीड़ित के पिता से बातचीत की थी और मुख्यमंत्री ने पीड़ित के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक मदद, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और शहर में एक घर देने की घोषणा की है। तो
हाथरस मामला जो कि गंभीर हो गया है और वाकई में उससे भी ज्यादा जो पुलिस की हरकत थी यहाँ पर, जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया पीड़िता का, उसने और ज्यादा सवाल उठाए हैं कि आखिर इस तरह से परिजनों को भी नहीं मिलने दिया गया और खुद ही पुलिस ने अंतिम संस्कार पीड़िता का रात के वक्त कर दिया। ना उसका कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो करेगा, हम आपके परिवार के साथ हैं, आपसे अलग नहीं है। जो दोषी हैं उनको तो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। कोई प्रेशर नहीं है, अच्छी तरह उन्होंने बात करी है, अच्छी तरह बात करी है। आपने मुख्यमंत्री को क्या क्या बोला, क्या क्या मांग रखी है और मुख्यमंत्री का क्या जवाब रहा? सजा दिलाई जाएगी। आपने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की? हाँ, पूरी पहले नंबर तो वही कार्रवाई हमें पूरी चाहिए। इसमें कोई हस्तक्षेप न होना चाहिए। जाने कहाँ से लोग मेरे दुख में शामिल हुए, इसके लिए मैं बहुत नमन है। और पवन गौर हमारे सहयोगी जो हाथरस में खबर पर नजर बनाए हुए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पवन, एसआईटी की जांच अब किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या कुछ हुआ है, कहां पूछताछ हुई है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 दिन से लगातार पूरे देश भर में हाथरस की घटना को लेकर आक्रोश बढ़ गया था, तो उसका दबाव सरकार के ऊपर भी था। और क्योंकि पुलिस के अधिकारियों के द्वारा हर स्तर पर इसकी लापरवाही की गई, कहीं ना कहीं केस को लिपापोती करने की कोशिश की गई, इसके चलते जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनका भरोसा कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई से हटता जा रहा था। इसलिए राज्य सरकार ने एक फैसला लिया कि एसआईटी का गठन किया। और एसआईटी भी कोई बहुत मिनिमम स्तर की नहीं थी। राज्य के गृह सचिव खुद भगवान स्वरूप इस एसआईटी को हेड कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि सरकार भी मामले में निष्पक्ष जांच चाहती है और चाहती है कि पूरी तरह इस मामले का पटाक्षेप हो। जो भी दोषी हों, चाहे वो अधिकारी हों या जो इस घटना को अंजाम देने वाले लोग हों, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका एक साफ संदेश अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की। पवन, और ये जानना चाहेंगे आज भी कोई टीम यहाँ पर पूछताछ के लिए आ सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें या फिर राज्य की महिला आयोग की बात करें तो वो भी जवाब मांग रही है। देखिए, अभी तक तो सिर्फ एसआईटी की टीम ही यहाँ लगातार जो इस मामले से जुड़े हुए पक्ष के लोग हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, चाहे वो इस पूरे मामले के आईओ हों या पीड़ित परिवार के पक्ष हों, या जहां अस्पताल के लोगों के जहां लड़की को पहले भर्ती कराया गया वो हो, उसकी मेडिकल रिपोर्ट की बात हो, उन सब लोगों से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और तमाम जो फैक्ट्स हैं इस मामले से जुड़े हुए उनको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि 7 दिन के अंदर उनको अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है। तो इसलिए अभी इस पूरे मामले पर सिर्फ एसआईटी का भी चल रहा है। अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग की, तो उन्होंने पत्र लिखकर जवाब मांगा है। अभी तक उनकी यहां आने की ऐसी कोई सूचना है नहीं। उसके साथ साथ जो मानवाधिकार आयोग है, उन्होंने भी यूपी के जो डीजीपी हैं उनको पत्र लिखकर पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको रात के अंधेरे में बिना परिवार की अनुमति के। क्योंकि सवाल तो वाकई बहुत सारे उठते हैं और बहुत गंभीर उठते हैं, तो आप नजर बनाए रखें, फिर हम आपके पास आएंगे और समय समय पर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। उधर कानपुर से बड़ी खबर है। विकास दुबे विक्रू कांड मामले को लेकर जेल में बंद तत्कालीन चौबेपुर एसओ विनय तिवारी और दरोगा के शर्मा के बयान दर्ज हुए हैं। निलंबन की जांच कर रहे एसपी ग्रामीण ने जेल में जाकर बयान दर्ज किए हैं। विकास दुबे को दबिश की मुखबरी के आरोप में दोनों जेल हैं। यानी कि पुलिस क्या करने जा रही है, पुलिस का कदम क्या है, उसकी जानकारी इन्होंने पहले ही विकास दुबे को दे दी, जिसके बाद इतना बड़ा कांड हुआ। तो सूत्रों के अनुसार दोनों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है। हालांकि विकास से इनके संबंध के कई सबूत सामने आए हैं। हमने आपको दिखाया था कि जिस तरह से शादी ब्याह की तस्वीरें हैं उसमें भी ये लोग साथ साथ में नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल उन सबूतों को लेकर दोनों की तरफ से कोई सही जवाब नहीं मिला है। तो एसओ विनय तिवारी और दरोगा, इनके बयान अब दर्ज किए गए हैं और ये लोग लगातार मुकर रहे हैं कि भाई हमारा कोई संबंध नहीं था। लेकिन कई तस्वीरों में, कई अलग अलग मौकों में ये जिस तरह से विकास दुबे के साथ और उसके गुर्गे के साथ नजर आए हैं, तो उस पर जब इनसे सवाल पूछा गया कि अगर आपका कोई संबंध नहीं था तो ये तस्वीरें
क्या बता रही हैं, तो उसका ठीक जवाब ये लोग नहीं दे पाए हैं और मुखबिरी के आरोप से साफ तौर पर मना कर रहे हैं। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। तो श्याम, जरा बताइए किस तरह से जांच आगे बढ़ रही, क्या कुछ पूछा गया है लोगों से? देखिए, जो हमें जानकारी सामने आ रही है उसमें यह है कि कल एसपी ग्रामीण जो है कानपुर के, वो इनका बयान दर्ज करने गए थे, क्योंकि वो विभागीय इंक्वायरी भी कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों के ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने विकास दुबे का साथ दिया है और लगातार पहले से भी विकास दुबे के संपर्क में था। जिस रात इस घटना को अंजाम दिया गया था, उसके पहले बताया जा रहा है कि दरोगा के शर्मा ने फोन करके आगाह कर दिया था कि दबिश आने वाली है, और इसको लेकर के विकास सावधान हो गया और उसने घेरेबंदी करके अपने साथियों को बुलाया और पुलिस की टीम पर हमला किया। जिसके बाद कई ऑडियो भी वायरल हुए, जिसमें ये बात पुख्ता हुई कि कहीं ना कहीं जो के शर्मा है उसके संबंध विकास दुबे से पहले से रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से विनय तिवारी की भूमिका पूरे मामले में सामने आई कि वो दबिश में पीछे पीछे रहा, और इसके पहले जिस मामले में दबिश देने के लिए पुलिस गई थी उसमें जब पहले विनय गया था तो विनय के साथ मारपीट भी की थी और उसको गाली गलौज भी किया था। किसी तरीके से वो जिस व्यक्ति को लेके गया था वो बचा करके लाया था। तो इन दोनों की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया और उनको जेल भेज दिया। अब विभागीय जो इंक्वायरी है वो इस पर ग्रामीण कर रहा है। इसी सिलसिले में वो दोनों का बयान दर्ज करने गए थे। दोनों ने अपने पक्ष रखे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों जो विकास से है, उससे संलिप्तता से, उससे संबंध है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसी बातें, तस्वीरें, वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें संबंध इनके साफ जाहिर हो रहे हैं। शुक्रिया श्याम आपका जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर संभल से, जहां अवैध संबंधों के चलते प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ये पूरा मामला संभल के मनौटा गांव का है। मृतक के परिजनों का कहना है कि महिला ने रात में फोन कर उसे अपने घर बुलाया और फिर पति के साथ मिलकर उसके हाथ पैर बांधकर बुरी तरह पिटाई की और खुद ही इसका वीडियो बना लिया। आरोपी पति को और पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनने सारा इंतजाम पहले कर रखा था। उन्हें बांध के क्या नाम, जो खुद ने भी मारा, अपने आदमी से पिटवाया। और जो क्या नाम है उसके आदमी का? उसके आदमी का नाम इसरार है, उसका कमर जहां है। अच्छा। हमारे देवर का नाम अकरम है। सूचना के अनुसार गांव के ही इसरार व उसकी पत्नी द्वारा उनको अपने घर पर रात्रि में फ़ोन करके बुलाया गया और बुला के उनको अपने घर में ही बंद करके उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त गण इसरार में उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उधर बुलंदशहर में नाबालिग को बंधक बनाकर रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे घर से बेहोश कर उठा लिया और फिर उसके साथ रेप किया और उसके बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। लड़की जब घर में नजर नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की और उसके बाद आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन आरोपी के परिजन उसको छुड़ाकर वहां से भगा ले गए। तो फिलहाल पुलिस ने भी कार्रवाई की है, मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इस वक्त बड़ी खबर पुणे से आ रही है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी जिस पर काबू पा लिया गया है। MIDC एरिया की फैक्ट्री है जहां पर भीषण आग लगी, क्योंकि केमिकल की फैक्ट्री थी, केमिकल इसके अंदर रखा हुआ था, तो इसके चलते आग बहुत तेजी से फैली। और राहत की बात यह है कि फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पुणे के एक MIDC एरिया की है, जहां एक फैक्ट्री केमिकल की थी जिसमें अचानक आग लगी और केमिकल होने की वजह से बहुत तेजी से आग फैल गई और आग इतनी तेज थी कि बहुत दूर से धुएं का ये पूरा गुबार और आग की लपटें नजर आ रही थी। तो फिलहाल इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये तस्वीरें पुणे की, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। तो इन खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी सिलसिला जारी है।